हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम सामान्य अध्ययन के कुछ प्रश्नों को देखेंगे। इस वीडियो में हम बिहार दरोगा के मेंस के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए उससे संबंधित जीके जीएस के प्रश्नों को हल करेंगे और उसका डिस्कशन भी करेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और यदि आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर जनरल कंपटीशन के सभी एग्जाम को कवर किया जाता है। तो चलिए आज के वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के किस स्थान से बौद्ध देवी देवताओं की तांबे की मूर्तियां मिली है। ऑप्शन ए में है गया, बी में है बोध गया, सी में है कुकरी हाट और डी में दिया हुआ है पटना। तो देखिए पूछ रहा है कि बिहार के किस स्थान से बौद्ध देवी देवताओं की तांबे की मूर्तियां मिली हैं। तो तांबे की मूर्तियां जो है वो कुकरी हाट से मिला है। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर सी हो जाएगा। अब देखिए इसके विषय में थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं। देखिए कुकरी हाट, जिसे कुर्की हाट भी कहा जाता है, ये गया जिला में स्थित है। 1930 में यहाँ खुदाई से पाल काल में 8वीं से जो 12वीं शताब्दी के बीच था, उसमें सैकड़ों तांबे की बौद्ध मूर्तियां मिली हैं। ठीक है, जिसमें बुद्ध, बोधिसत्व, तारा जैसी देवी देवताओं की मूर्तियां भी शामिल है। अभी ये पटना म्यूजियम में संरक्षित है। तो देखिए तांबे की बौद्ध मूर्तियां कहाँ मिली, तो वो कुकरी हाट में, और कुकरी हाट कहाँ है, तो गया जिला में है। ठीक है, और जब 1930 में यहाँ खुदाई हुआ तो उस वक्त जो है ये मूर्तियां मिली है। ठीक है, यदि ये पूछा जाए कि किसके शासनकाल में हुआ था, तो वो पाल शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि बिहार के प्राचीन विश्वविद्यालय व बौद्ध मंदिर के अवशेष निम्नलिखित में से किस स्थान से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन ए में है दरभंगा, बी में है बलराजगढ़, सी में है नालंदा और डी में है भागलपुर। तो देखिए बिहार के प्राचीन विश्वविद्यालय और बौद्ध मंदिर जो है वो नालंदा से प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार इसका आंसर सी हो जाएगा। अब देखिए इसके विषय में थोड़ा डिटेल समझ लेते हैं। नालंदा बिहार में स्थित विश्व प्रसिद्ध प्राचीन बौद्ध महाविहार, जो 5वीं से 12वीं शताब्दी तक प्रमुख शिक्षा का केंद्र रहा, वो नालंदा में। ठीक है, यहाँ खुदाई से विहार, मंदिर, स्तूप, छात्रावास और बौद्ध मंदिरों का अवशेष प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये वर्तमान में यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल है। इसके अलावा विक्रमशिला जो भागलपुर के निकट है, वो भी शिक्षा के क्षेत्र में प्रसिद्ध है, लेकिन प्रश्न में जो है नालंदा ही दिया था, भागलपुर नहीं दिया था। ठीक है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय वो कहाँ है, वो भागलपुर में अभी स्थित है, लेकिन प्रश्न में नालंदा दिया था, भागलपुर नहीं दिया था। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर नालंदा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि बिहार का प्राचीन प्रख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित था। ऑप्शन ए में है नालंदा, बी में है बलराजगढ़, सी में है भागलपुर और डी में है वैशाली। तो देखिए अभी इसके जस्ट पहले हम इसका डिस्कशन किए हैं कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस जिला में है, तो भागलपुर जिला में है। तो इस तरह से इसका आंसर सी हो जाएगा। अब इसका डिटेल देख लेते हैं कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय प्राचीन बौद्ध महाविहार था, जिसकी स्थापना 8वीं से 9वीं शताब्दी के बीच में पाल शासकों ने किया था, और उसमें कौन थे, महत्वपूर्ण धर्मपाल। ठीक है, ये याद रख लीजिए कि धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाया था। ठीक है, यह बिहार के भागलपुर जिले में अवस्थित है। नालंदा के समकक्ष यह तांत्रिक बौद्ध शिक्षा केंद्र का प्रमुख केंद्र रहा है। ठीक है, 12वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी द्वारा इसको भी नष्ट किया, जिसका अवशेष आज भी भागलपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि बराबर एवं नागार्जुनी पहाड़ियां की गुफा बिहार के किस काल की जानकारी देता है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है पूरा पाषाण काल, बी में है मौर्य काल, सी में है गुप्त काल और डी में है शुंग काल। तो देखिए बराबर और नागार्जुन की पहाड़ियां जो है वो मौर्य काल की जानकारी देती है। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर बी हो जाएगा। अब देखिए इसके विषय में थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं कि बराबर और नागार्जुन पहाड़ियां की गुफाएं जो है भारत की सबसे प्राचीन शैल कट यानी रॉक कट जिसको कहते हैं, ये गुफाएं हैं। ठीक है, जो मौर्य काल से संबंधित है। अब मौर्य काल का शासनकाल कब तक रहा था, तो 322 ईसा पूर्व से लेकर 185 ईसा पूर्व तक। ठीक है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य। इसमें अशोक का शिलालेख है, इसमें अशोक का शिलालेख है जो आजीवक संप्रदाय से को समर्पित है। ठीक है, नागार्जुनी गुफाएं उनके पौत्र दशरथ द्वारा बनवाई गई, ये मौर्य वास्तुकला की उत्कृष्ट कृति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि बिहार के निवासियों को किस प्राचीन ग्रंथ में कीकट कहा गया है। ऑप्शन ए में है अथर्ववेद, बी में है ऋग्वेद, सी में है सतपथ ब्राह्मण और डी में दिया हुआ है भगवती सूत्र। बिहार के निवासियों को कीकट कहा गया है ऋग्वेद में। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर बी हो जाएगा। अब देखिए इसके विषय में थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं कि ऋग्वेद में बिहार के निवासियों को, यानी उस वक्त जो मगध कहलाता था, इस यहाँ के निवासियों को कीकट कहा जाता है। ठीक है, यहाँ कीकट को गैर वैदिक अनार्य जनजाति के रूप में वर्णित किया गया है। यानी कीकट का मतलब क्या होता है, जो गैर वैदिक हो या अनार्य जनजाति हो। ठीक है, तो एक प्रकार से ऋग्वेद में बिहारियों को गैर वैदिक और अनार्य जनजाति के रूप में वर्णित किया है। यह बिहार का सबसे प्राचीन उल्लेख है। अथर्ववेद में मगध और बात्य का उल्लेख है।
शतपथ ब्राह्मण में विदय माधव की कथा है, जबकि भगवती सूत्र जैन ग्रंथ है। ये भी कई बार सवाल पूछा जाता है, भगवती सूत्र किस धर्म से संबंधित है, तो वो जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत ने पहली बार कश्मीर में अपनी सेनाएं कब भेजी? ऑप्शन ए में दिया है 15 अगस्त 1947, बी में है 27 अक्टूबर 1947, सी में दिया हुआ है 26 जनवरी 1950 और डी में दिया हुआ है 27 नवंबर 1950। तो देखिए भारत ने पहली बार कश्मीर में अपनी सेना जो है वो 27 अक्टूबर 1947 को भेजा था। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर बी हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखिए इसके विषय में थोड़ा डिटेल से समझ लेते हैं। 27 अक्टूबर 1947 को भारत ने पहली बार कश्मीर में अपनी सेनाएं भेजी। वहां के महाराजा हरि सिंह ने 26 अक्टूबर को भारत में विलय का पर हस्ताक्षर किया, जिसके बाद अगले दिन सुबह भारतीय वायुसेना का एक सिख रेजिमेंट के जवान श्रीनगर एयरपोर्ट पर उतारे गए। यह पाकिस्तानी कबायली हमलावरों से श्रीनगर को बचाने के लिए था। ठीक है, भारतीय सेना का यह पहला बड़े पैमाने पर हवाई ऑपरेशन था, जिसे इन्फेंट्री डे के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो ये डेट याद रखिए कि 27 अक्टूबर 1947 को भारत ने अपनी सेनाएं कश्मीर में पहली बार उतारा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत ने कश्मीर के किस शासक के बुलावे पर अपनी सेनाएं कश्मीर भेजी? ऑप्शन ए में है संग्राम सिंह के, बी में है दिलेर सिंह के, सी में दिया हुआ है मेहर सिंह के और डी में दिया हुआ है हरि सिंह के। तो देखिए जस्ट इसके पहले क्वेश्चन में हम बताए हैं कि कश्मीर के शासक उस वक्त कौन था, तो राजा हरि सिंह थे। ठीक है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, यानी राजा हरि सिंह के ही बुलावे पर भारत ने अपनी सेनाएं कश्मीर में भेजा था। अब इसके विषय में थोड़ा और विस्तार से समझ लेते हैं। 1947 में पाकिस्तानी कबायली हमलावरों के आक्रमण के बाद जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने भारत से सैन्य सहायता मांगी थी। ठीक है, 26 अक्टूबर 1947 को उन्होंने भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए, जिसके आधार पर 27 अक्टूबर को भारतीय सेना कश्मीर भेजी गई। यह उनके बुलावे यानी अनुरोध पर था। फिर से यहां बता देते हैं कि 27 अक्टूबर को भारतीय सेना पहली बार कश्मीर भेजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि थल सेना की मध्य कमान की मुख्यालय कहां है? ऑप्शन ए में है शिमला, बी में है लखनऊ, सी में दिया हुआ है चंडीगढ़ और डी में है कोलकाता। तो देखिए भारतीय थल सेना की मध्य कमान जो है वो लखनऊ में है, उसका मुख्यालय। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर बी हो जाएगा। अब देखिए इसके विषय में थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं। भारतीय थल सेना की मध्य कमान का मुख्यालय जो है लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, यह 1963 में चीन युद्ध के बाद पुनः स्थापित हुई कमान है, जो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड आदि राज्यों की रक्षा करती है। ठीक है, शिमला में सेना प्रशिक्षण कमान है और चंडीगढ़ में पश्चिमी कमान है, जबकि कोलकाता में थल सेना का पूर्वी कमान है। ठीक है, यह भी याद रख लीजिए, शिमला में सेना प्रशिक्षण का कमान है और चंडीगढ़ में पश्चिमी कमान है और मध्य कमान कहां है, वो लखनऊ में और पूर्वी कमान कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि नौसेना की किस कमान का मुख्यालय मुंबई में है? ऑप्शन ए में है पूर्वी, बी में है दक्षिणी, सी में है पश्चिमी और डी में दिया हुआ है उत्तरी। तो देखिए मुंबई में जो है नौसेना की पश्चिमी कमान है। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर सी हो जाएगा। अब देखिए इसके विषय में थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं कि भारतीय नौसेना की पश्चिमी कमान का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। ठीक है, यह तीनों प्रमुख कमानों में सबसे वरिष्ठ है, जो अरब सागर और पश्चिमी तट की रक्षा करती है। पूर्वी कमान विशाखापट्टनम में है, जबकि दक्षिणी कमान कोच्चि में है। ठीक है, ये दोनों भी याद कर लीजिए, पूर्वी कमान कहां है, विशाखापट्टनम में और दक्षिणी कमान कोच्चि में है और उत्तरी कमान नौसेना में नहीं है। ठीक है, ये भी याद कर लीजिए, कई बार ऐसा पूछ देगा कि उत्तरी कमान कहां है और 3 ऑप्शन दे देगा और लास्ट में दे देगा इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि नौसेना में कोई भी उत्तरी कमान अभी नहीं बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि लक्ष्य है। ऑप्शन ए में दिया हुआ 2 सीटों वाला लड़ाकू विमान, बी में दिया हुआ भारत का पहला पायलट रहित विमान, सी में दिया हुआ मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर और डी में है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहां बताना है कि लक्ष्य क्या है। ठीक है, तो लक्ष्य जो है वो भारत का पहला पायलट रहित विमान का नाम है। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर बी हो जाएगा। अब देखिए इसके विषय में थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं। लक्ष्य जो है वो डीआरडीओ द्वारा विकसित पायलट रहित लक्ष्य विमान है। देखिए यहां भी ये पूछा जाएगा कि किसके द्वारा लक्ष्य को विकसित किया गया है, तो वो डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, जो उच्च गति वाला टारगेट ड्रोन है। ठीक है, उच्च गति वाला टारगेट ड्रोन है। यह हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL द्वारा निर्मित किया गया है। ठीक है, और भारतीय नौसेना और वायुसेना में 2000 से 2003 से ही शामिल है। ठीक है, इसका उपयोग मिसाइल तो प्रशिक्षण के लिए टारगेट के रूप में होता है। यह भारत का प्रमुख प्रारंभिक पायलट रहित सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि डाक वितरण में तीव्रता लाने हेतु भारत में पिन कोड प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन ए में दिया हुआ है 10 अगस्त 1972 को,
बी में है 15 अगस्त 1972 को, सी में है 14 नवंबर 1972 को और डी में दिया हुआ है 5 सितंबर 1972 को। तो देखिए भारत में पिन कोड की प्रणाली की शुरुआत जो हुआ था वो 15 अगस्त 1972 को हुआ था। तो इस तरह से इसका आंसर बी हो जाएगा। अब इसके विषय में थोड़ा डिटेल से समझ लेते हैं। भारत में पिन कोड प्रणाली की शुरुआत 15 अगस्त 1972 को हुई थी। अब देखिए पिन कोड का पूरा नाम क्या होता है? पोस्टल इंडेक्स नंबर, इसी को शॉर्ट फॉर्म में पिन कहते हैं। ठीक है, यह भी कई बार सवाल में पूछ देता है कि पिन का पूरा नाम क्या है, तो पोस्टल इंडेक्स नंबर है। ठीक है, यह श्रीराम भिखाजी वेलांकर की पहल से लागू हुई। ठीक है, वो कौन थे? संचार मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव थे। ठीक है, ये नाम याद कर लीजिए, श्रीराम भिखाजी वेलांकर। ठीक है, इसकी पहल से ही लागू की गई थी ताकि डाक छटाई और वितरण तेज हो और मैनुअल त्रुटियां कम हो। यह 6 अंकों का एक कोड है जो क्षेत्र, उप क्षेत्र, जिला और विशिष्ट डाकघर को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि बड़ा इमामबाड़ा कहां स्थित है? ऑप्शन ए में है आगरा, बी में है लखनऊ, सी में है पटना और डी में दिया हुआ है इलाहाबाद। तो देखिए बड़ा इमामबाड़ा जो है वो लखनऊ में स्थित है। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर बी हो जाएगा। अब देखिए इसके विषय में थोड़ा और विस्तार से समझ लेते हैं। बड़ा इमामबाड़ा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है। इसे 1784 से 1791 के बीच अवध के नवाब आसफ उल दौला के अकाल के दौरान रोजगार प्रदान करने के लिए बनाया गया था। ठीक है, कब बनाया था? 1784 से 1791 के मध्य में। ठीक है, यह विश्व का सबसे बड़ा अनारक्षित हॉल वाला परिसर है जिसमें भूल भुलैया प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नोक्त में से किसने राज्य अपहरण नीति को क्रियान्वित किया? ऑप्शन ए में है लॉर्ड कैनिंग, बी में है लॉर्ड डलहौजी, सी में दिया हुआ है लॉर्ड हेस्टिंग और डी में दिया हुआ है लॉर्ड रिपन। तो देखिए राज्य अपहरण नीति को जो है वो लॉर्ड डलहौजी ने लागू किया था। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर बी हो जाएगा। अब इसके विषय में थोड़ा डिटेल से देख लेते हैं। राज्य अपहरण नीति या इसे राज्य हड़प नीति या व्यपगत का सिद्धांत भी कहते हैं, इसको जो है लॉर्ड डलहौजी ने लागू किया था। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल कब से कब तक था? 1848 से 1856 तक। ठीक है, इस नीति के अनुसार यदि किसी अधीनस्थ भारतीय रियासत के शासक का कोई प्राकृतिक पुरुष उत्तराधिकारी ना हो तो वह राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में अपने आप मिला लिया जाता था। उस समय दत्तक पुत्र को मान्यता नहीं दी जाती थी। इसने सतारा को 1848 में, फिर झांसी को 1853 में, फिर नागपुर को 1854 में इसी नीति के तहत जो है हड़प लिया था और इसी के परिणाम स्वरूप 1857 का विद्रोह हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि किस भारतीय वैज्ञानिक को न केवल नोबेल पुरस्कार मिला बल्कि भारत रत्न भी प्राप्त करने का गौरव मिला है? ऑप्शन ए में है डॉक्टर होमी भाभा, बी में दिया हुआ है डॉक्टर जेसी बोस, सी में दिया हुआ है डॉक्टर सीवी रमन और डी में दिया हुआ है डॉक्टर विक्रम साराभाई। तो यानी सवाल पूछ रहा है कि वैसे भारतीय वैज्ञानिक जिसे नोबेल पुरस्कार के साथ साथ भारत रत्न भी मिला है तो वो है डॉक्टर सीवी रमन। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर सी हो जाएगा। अब देखिए इसके विषय में डिटेल से देख लेते हैं। सीवी रमन, जिसका पूरा नाम डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन था, इसको 1930 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, ये रमन प्रभाव की खोज के लिए इसको ये पुरस्कार मिला था। ठीक है, जो प्रकाश के प्रकीर्णन पर आधारित था। इसके अलावा 1954 में इसे भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी जो भारत रत्न के रूप में जो कहते हैं वह भी प्रदान किया गया था। ठीक है, होमी जहांगीर भाभा को परमाणु कार्यक्रम, जेसी बोस वनस्पति विज्ञान से संबंधित है, जबकि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष कार्यक्रम में से संबंधित है। इन लोगों को नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है। इसमें से केवल सीवी रमन ही ऐसे वैज्ञानिक है जिसको नोबेल पुरस्कार और भारत रत्न दोनों दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि सांडों की लड़ाई किस देश का राष्ट्रीय खेल है? ऑप्शन ए में स्पेन, बी में पुर्तगाल, सी में दिया है हंगरी और डी में पोलैंड। तो देखिए सांडों की लड़ाई जो है वो स्पेन के राष्ट्रीय खेल है। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर ए हो जाएगा। अब देखिए इसके विषय में थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं कि सांडों की लड़ाई जिसे बुल फाइटिंग कहते हैं ये स्पेन का राष्ट्रीय खेल है। यहाँ की स्पेनिश स्टाइल बुल फाइटिंग विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है, जिसमें मेटाडोर द्वारा सांडों को मारना भी शामिल है। ये जो है स्पेन का राष्ट्रीय खेल है। ठीक है, हालांकि ये पुर्तगाल में भी प्रचलित है लेकिन ये राष्ट्रीय खेल के रूप में जो है पुर्तगाल का राष्ट्रीय खेल नहीं है, ये राष्ट्रीय खेल के रूप में स्पेन से ही जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत में उन्नतिशील IRBM कौन सा है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है पृथ्वी, बी में है आकाश, सी में है अग्नि 2 और डी में दिया हुआ है धनुष। तो देखिए ये पूछ रहा है क्या कि IRBM कौन सा है? तो IRBM जो है वो अग्नि 2 है। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर सी हो जाएगा। अब देखिए इसके विषय में विस्तार से समझ लेते हैं। तो देखिए प्रश्न में कह रहा था कि IRBM, तो IRBM क्या होता है? इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, इसी को शॉर्ट फॉर्म में IRBM कहते हैं। ठीक है, तो अग्नि 2 जो है वो भारत की उन्नतिशील IRBM है
जिनकी मारक क्षमता 2000 से 3500 किलोमीटर तक है। यह परमाणु क्षमता वाली 2 चरणीय ठोस ईंधन मिसाइल है। पृथ्वी की मारक क्षमता जो है वो 150 से 350 है। ये SRBM है, ठीक है। इसके अलावा आकाश जो है वो सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, जबकि धनुष और पृथ्वी 3 नौसैनिक संस्करण के SRBM के मिसाइल है जो 350 किलोमीटर क्षमता रखते हैं, ठीक है। ये सभी जो है वो IRBM नहीं है। IRBM की श्रेणी में अग्नि 2, 3 और 4 आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे। ऑप्शन ए में है CV रमन, बी में है रविन्द्रनाथ टैगोर, सी में दिया हुआ है हरगोविंद खुराना और डी में दिया है प्रोफेसर अमर्त्य सेन। तो देखिए प्रथम भारतीय नोबेल विजेता जो है वो रविन्द्रनाथ टैगोर थे, ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर बी हो जाएगा। अब देखिए इसके विषय में थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर जो है वो प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता है। उन्हें 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, और किस किताब के लिए? तो गीतांजलि काव्य संग्रह के लिए। वे पहले एशियाई और गैर यूरोपीय भी थे जिसे ये पुरस्कार मिला है। अब देखिए ऑप्शन में दिया हुआ था CV रमन। CV रमन को 1930 में फिजिक्स के क्षेत्र में जो है इसे पुरस्कार मिला था। वे दूसरे भारतीय थे जिसको कि नोबेल पुरस्कार मिला है, ठीक है। इसके अलावा हरगोविंद खुराना को भी 1968 में नोबेल पुरस्कार मिला, ठीक है। इसे चिकित्सा के क्षेत्र में मिला था। और अमर्त्य सेन को 1998 में नोबेल पुरस्कार दिया गया, इसे अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया है, ठीक है। लेकिन सवाल पूछ रहा था कि प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे, तो वो रविन्द्रनाथ टैगोर थे। इसे साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार 1913 में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक दल राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है। ऑप्शन ए में इंडियन नेशनल कांग्रेस, बी में भारतीय जनता पार्टी, सी में बहुजन समाज पार्टी और डी में दिया हुआ है तृणमूल कांग्रेस। तो देखिए सवाल क्या कह रहा है कि कौन सा राजनीतिक पार्टी जिसे राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त नहीं है। तो तृणमूल कांग्रेस को राष्ट्रीय राजनीतिक दल का मान्यता प्राप्त अभी नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर डी हो जाएगा। अब देखिए इसके विषय में थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त ऐसे राजनीतिक दल जिसे राष्ट्रीय राजनीतिक दल की मान्यता प्राप्त है उनमें से है भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, आम आदमी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी जिसे शॉर्ट फॉर्म में CPIM कहते हैं। इसके अलावा नेशनल पीपुल्स पार्टी जिसे NNP कहते हैं। यानी कुल मिलाकर 7 पार्टियां ऐसी है जिसे राष्ट्रीय राजनीतिक दल का मान्यता प्राप्त है, ठीक है। तृणमूल कांग्रेस जिसे TMC या ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस कहते हैं वो पहले राष्ट्रीय राजनीतिक दल था, लेकिन चुनाव आयोग के जो मानदंड है उसे पूरा नहीं करने के कारण इसे राष्ट्रीय राजनीतिक दल से हटा करके राज्य स्तरीय दल का दर्जा दे दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर से संदर्भित है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है रोहिणी, बी में है उर्वशी, सी में है अप्सरा और डी में है कामिनी। तो देखिए भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर के रूप में जो है वो अप्सरा का नाम आता है, ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर सी हो जाएगा। अब देखिए इसको थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं कि अप्सरा जो है वो भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर है जो 4 अगस्त 1956 को भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्रॉम्बे जो मुंबई में स्थित है में क्रिटिकल हुआ था, ठीक है। यह एशिया का भी पहला रिसर्च रिएक्टर था जिसका उद्घाटन 20 जनवरी 1957 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, ठीक है। नेहरू जी ने चेरेंकोव विकिरण की नीली चमक देखकर इसका नाम अप्सरा रखा था। अब देखिए कामिनी के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। कामिनी जो है वो 1996 में कक्कलपन में U-233 ईंधन वाला रिएक्टर शुरू हुआ जो बाद में था, ठीक है। तो यानी कामिनी भी परमाणु रिएक्टर है, लेकिन ये 1996 में शुरू हुआ था, और जबकि अप्सरा जो है 1956 में ये शुरू हो चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि तिरंगे को राष्ट्रध्वज के रूप में किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया। ऑप्शन ए में दिया हुआ है लाहौर कांग्रेस अधिवेशन, बी में दिया हुआ है बेलगांव के कांग्रेस अधिवेशन, सी में दिया हुआ है इलाहाबाद के कांग्रेस अधिवेशन और डी में दिया हुआ है हरिपुरा के कांग्रेस अधिवेशन। तो देखिए तिरंगे को राष्ट्रध्वज के रूप में लाहौर अधिवेशन में अपनाया गया था, ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर ए हो जाएगा। अब देखिए इसके विषय में थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं। 1929 के लाहौर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की। यह भी देखिए कई बार सवाल में पूछा गया है कि पूर्ण स्वराज की घोषणा किस अधिवेशन में किया गया था। तो लाहौर अधिवेशन में जो 1929 में हुआ था, उस समय उस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। उसी दरमियान में 31 दिसंबर 1929 को आधी रात को रावी नदी के तट पर नेहरू जी ने तिरंगा को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार करवाया, ठीक है। उस वक्त तिरंगा में चरखा युक्त फहराया जाता था,
ठीक है। और यही कांग्रेस का राष्ट्रीय ध्वज बाद में बन गया और बाद में 1931 में कराची में पुष्टि हुई थी। और बाद में जब 1947 में भारत आजाद हुआ और बाद में संविधान सभा गठित हुआ तो संविधान सभा ने चरखे की जगह अशोक चक्र को रखा। अब देखिए बेलगांव अधिवेशन ऑप्शन में दिया था तो बेलगांव अधिवेशन 1924 में हुआ था, ये याद कर लीजिए, ये कई बार सवाल में पूछा गया है। और उसी प्रकार इलाहाबाद अधिवेशन जो है वो एक बार 1928 में हुआ था, फिर 1936 में हुआ था। और हरिपुरा का अधिवेशन जो है वो 1938 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निप्पन जापान को दिया गया नाम है जिसका अर्थ क्या होता है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है सूर्योदय का देश, बी में दिया हुआ है पेंगोंडो का देश, सी में दिया है उत्तरी ध्रुव प्रकाश का देश, डी में दिया हुआ है ज्वालामुखी या भूकंपों का देश। तो देखिए निप्पन का मतलब होता है सूर्योदय का देश, ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर ए हो जाएगा। अब देखिए इसके विषय में थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं। निप्पन जो है जापान का मूल नाम है, ठीक है, ये याद कर लीजिए। यदि ये सवाल पूछा जाए कि जापान का मूल नाम क्या है तो वो निप्पन है। इसका अर्थ होता है कि सूर्य की उत्पत्ति या सूर्योदय का स्थान, ठीक है, क्योंकि जापान जो है एशिया के पूर्व में स्थित है जहां से सूर्योदय होता है, इसलिए इसे विश्व प्रसिद्ध के रूप में लैंड ऑफ द राइजिंग सन के रूप में या सूर्योदय का देश का रूप में माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि किस गवर्नर ने भारत में पहली बार सिविल सेवाएं शुरू की थी। ऑप्शन ए में दिया हुआ है लॉर्ड कॉर्नवालिस, बी में दिया हुआ है लॉर्ड डलहौजी, सी में दिया हुआ है लॉर्ड वेलेस्ली और डी में दिया हुआ है लॉर्ड हेस्टिंग। भारत में पहली बार सिविल सेवाएं की शुरुआत जो है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था, ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर ए हो जाएगा। अब देखिए इसके विषय में थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं कि लॉर्ड कॉर्नवालिस जिसका कार्यकाल जो है 1786 से 1793 तक रहा था, इन्होंने जो है भारत में सिविल सेवाओं की शुरुआत की थी, इस वजह से इसको भारत में सिविल सेवाओं का जनक कहा जाता है, ठीक है। उन्होंने भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सिविल सेवा की नींव रखी जिसमें यूरोपीय अधिकारियों को उच्च पद दिए जाते थे, निजी व्यापार पर रोक लगाई और वेतन बढ़ाया और अनुबंधित सिविल सेवाएं शुरू की। यह सुधार कॉर्नवालिस कोड का ही हिस्सा था, ठीक है। कॉर्नवालिस कोड कब लागू हुआ था तो 1793 में, ये याद कर लीजिए आप, ठीक है। वारेन हेस्टिंग ने आधार रखा लेकिन कॉर्नवालिस ने इसे संगठित रूप दिया, ये इस चीज को आप नोट कर लीजिए। वारेन हेस्टिंग ने इसका जो है आधार रखा था लेकिन कॉर्नवालिस ने इसे संगठित रूप दिया और पूर्ण रूप से इसको जो है स्थापित किया। लॉर्ड डलहौजी ने प्रतियोगी परीक्षा की शुरुआत की, ठीक है, ये 1853 से 1854 में जो है इन्होंने ये शुरुआत किया था। और बेलेजली ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की जबकि हेस्टिंग ने प्रारंभिक सुधार किए, ठीक है, लेकिन पहली बार व्यवस्थित सिविल सेवा परीक्षा जो है वो कॉर्नवालिस के द्वारा लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था। ऑप्शन ए में दिया हुआ है बी आर अम्बेडकर, बी में दिया हुआ है सी राजगोपालाचारी, सी में दिया हुआ है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डी में है डॉक्टर एस राधाकृष्णन। तो देखिए भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल जो थे वो सी राजगोपालाचारी थे, ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर बी हो जाएगा। अब देखिए इसके विषय में थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं कि भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल जो सी राजगोपालाचारी थे, 26 जनवरी 1950 को जब भारत गणतंत्र बना तब तक भारत का गवर्नर जनरल जो है वो लॉर्ड माउंटबेटन गवर्नर जनरल के रूप में कार्यरत थे। लेकिन 21 जून 1948 को माउंटबेटन के बाद राजा जी यानी सी राजगोपालाचारी भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल नियुक्त हुआ और वो 26 जनवरी 1950 तक पद पर बने रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि मिंटो मार्लो रिफॉर्म को किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन ए में दिया है 1909, बी में दिया हुआ है 1919, सी में दिया है 1924 और डी में दिया हुआ है 1935। तो देखिए मार्ले मिंटो सुधार जो है वो 1909 में लाया गया था, तो इस तरह से इसका आंसर ए हो जाएगा। अब देखिए इसके विषय में थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं कि मार्ले मिंटो रिफॉर्म जो है वो 1909 में प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। यह भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के रूप में जाना जाता है जिसे भारत के राज्य सचिव जॉन मार्ले और वायसराय लॉर्ड मिंटो ने तैयार किया था। इसमें विधान परिषदों में भारतीयों को सीमित भागीदारी बढ़ाई गई और अलग निर्वाचिका मुसलमानों के लिए शुरू की गई, ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरल यहीं से शुरू किया गया था, ठीक है, यानी पृथक निर्वाचक जो है वो लॉर्ड मार्ले मिंटो सुधार के समय ही लागू किया गया था, इस चीज को याद कर लीजिए। इसके अलावा मेंटेग्यू चेम्सफोर्ड भी कई बार सवाल में पूछा जाता है, तो ये 1919 में लागू हुआ था और 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी। ऑप्शन ए में दिया हुआ है गुरुचरण दास, बी में है अरुंधति रॉय, सी में है मेघनाथ देसाई और डी में दिया हुआ है मृणाल पांडे। तो देखिए रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है वो मेघनाथ देसाई के द्वारा लिखा गया एक पुस्तक है, तो इस तरह से इसका आंसर सी हो जाएगा। अब देखिए इसके विषय में थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं। रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक जो है वो मेघनाथ देसाई द्वारा लिखा गया था। यह 2009 में प्रकाशित हुए जिसमें भारत के पिछले 500 वर्षों का इतिहास, औपनिवेशिक काल, स्वतंत्रता संग्राम और समकालीन चुनौतियों का विश्लेषण है। मेघनाथ देसाई लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के एमेरिटस प्रोफेसर हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि पंचशील का सिद्धांत निम्नलिखित में से क्या नहीं है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है गुटनिरपेक्षता, बी में है शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, सी में दिया हुआ एक दूसरे की भूभागीय अखंडता और सार्वभौम का परस्पर सम्मान, और डी में दिया हुआ है एक दूसरे के आंतरिक मामलों में परस्पर अहस्तक्षेप। तो देखिए पंचशील सिद्धांत में क्या नहीं है ये पूछ रहा है, तो गुटनिरपेक्षता जो है नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर ए हो जाएगा। अब देखिए इसके विषय में थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं कि पंचशील सिद्धांत जो है वो 19 अप्रैल 1954 को भारत और चीन के समझौते में शामिल 5 सिद्धांत है। ठीक है, जो शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व पर आधारित है। इसमें से कौन कौन शामिल है इसके पर चर्चा कर लेते हैं। तो पहला है कि एक दूसरे के क्षेत्रीय अखंडता और सार्वभौम का परस्पर सम्मान करेंगे, एक दूसरे के आंतरिक मामले में परस्पर हस्तक्षेप रखेंगे, पारस्परिक लाभ और समानता को बनाए रखें, और इसके अलावा जो है था वो शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व था। ठीक है, गुटनिरपेक्षता जो है वो पंचशील का हिस्सा नहीं है, ये हमेशा याद रखिए। ठीक है, इसे बाद में 1961 में गुटनिरपेक्ष आंदोलन के रूप में विकसित किया गया, जबकि पंचशील जो है वो 1954 का ही पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि चंडीगढ़ का रॉक गार्डन किसका बनाया हुआ है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है किशन चंद, बी में दिया हुआ है नेकचंद, सी में है ज्ञानचंद और डी में है मूलचंद। तो देखिए चंडीगढ़ का रॉक गार्डन जो है वो नेकचंद द्वारा बनाया गया है, तो इस तरह से इसका आंसर बी हो जाएगा। अब देखिए इसके विषय में थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं कि चंडीगढ़ का रॉक गार्डन जो है वो नेकचंद सैनी के द्वारा बनाया गया था। उन्होंने 1947 को सरकारी नौकरी के दौरान चुपके से कचड़े, टूटे सिरेमिक, चूड़ियों आदि से इसका शुरू किया। 1976 में इसे सरकारी मान्यता मिल गई और अब जो है ये 40 एकड़ में फैला हुआ विश्व का प्रसिद्ध उद्यान है। ठीक है, नेकचंद इसके संस्थापक और रचयिता दोनों माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि मानव सेवा पुरस्कार निम्नलिखित में से किसकी याद में शुरू किया गया था। ऑप्शन ए में दिया हुआ है इंदिरा गांधी, बी में दिया है आचार्य विनोबा भावे, सी में दिया हुआ है राजीव गांधी और डी में है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो देखिए मानव सेवा पुरस्कार जो है वो राजीव गांधी की याद में शुरू किया गया था, तो इस तरह से इसका आंसर सी हो जाएगा। अब देखिए इसके विषय में थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं कि मानव सेवा पुरस्कार जो है वो 1994 में राजीव गांधी की स्मृति में शुरू किया गया था। यह बच्चों की सेवा, बाल कल्याण, बाल संरक्षण और विकास के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों को दिया जाता है। ठीक है, इसमें पुरस्कार की राशि जो है वो 1 लाख रुपए नगद और चांदी की प्लेट और प्रशस्ति पत्र शामिल होते हैं। ठीक है, यानी सर्टिफिकेट दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर निम्न में से कहां पर स्थित है। ऑप्शन ए में दिया है सरवन बेलगोला, बी में दिया हुआ है पारसनाथ पत्थर, सी में दिया हुआ है इंदौर और डी में है माउंट आबू पर्वत। तो देखिए दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो है वो माउंट आबू पर्वत पर स्थित है, तो इस प्रकार इसका आंसर डी हो जाएगा। अब देखिए इसके विषय में थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं कि दिलवाड़ा जैन मंदिर जो है वो राजस्थान के माउंट आबू पर्वत पर स्थित है। ठीक है, तो देखिए ये भी याद कर लीजिए कि यहाँ कहाँ है, तो राजस्थान में है। ठीक है, ये 11वीं से 13वीं शताब्दी के बीच में जो है चालुक्य शैली में बने प्रसिद्ध जैन तीर्थ है, जिसमें विमल वसाई और लूनी वसाई मुख्य है। ठीक है, इनकी संगमरमर की नक्काशी जो है ये अद्भुत मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गांधी जी किस स्थान पर बहुत दिनों तक रुके थे। ऑप्शन ए में दिया है मसूरी, बी में है नैनीताल, सी में है कौसानी और डी में है हरिद्वार। तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जो है दिए गए ऑप्शन में कौसानी में सबसे अधिक दिन रुके थे। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर सी हो जाएगा। अब देखिए इसके विषय में थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं कि महात्मा गांधी ने 1929 में कौसानी में काफी समय बिताया था। तो कौसानी कहाँ है, तो उत्तराखंड में। ठीक है, वे अनुसुईया बाई के आश्रम में रहे और वहां अनासक्ति योग लिखी थी, जो गीता पर टिप्पणी इसको कहा जाता है। ठीक है, कौसानी में उन्होंने 1929 में लाहौर कांग्रेस अधिवेशन के लिए पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव तैयार किया। गांधी जी ने कहा था कि कौसानी जो है शांति और प्राकृतिक सौहार्द के लिए बहुत प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी। ऑप्शन ए में दिया हुआ है 30 जनवरी 1947, बी में दिया हुआ है 30 जनवरी 1948, सी में दिया हुआ है 30 जनवरी 1946 और डी में दिया हुआ है 30 जनवरी 1949। तो देखिए महात्मा गांधी की हत्या जो है वो 30 जनवरी 1948 को किया गया था, तो इस तरह से इसका आंसर बी हो जाएगा। अब देखिए इसके विषय में थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं। महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली के बिरला हाउस, जो अब गांधी स्मृति के नाम से जाना जाता है, उसी समय जो है शाम के प्रार्थना सभा के दौरान नाथूराम गोडसे ने 3 गोलियां मारकर कर दिया था। ठीक है, यह घटना स्वतंत्र भारत के मात्र 5 महीने बाद हुई थी। 30 जनवरी को ही गांधी जी का बलिदान हुआ और उसे जो है आज शहीद दिवस के रूप में हम लोग जानते हैं। ठीक है, यह सवाल भी कई बार पूछा जाता है कि शहीद दिवस कब मनाया जाता है,
तो 30 जनवरी को मनाया जाता है। या ये सवाल पूछ दे कि शहीद दिवस किसके याद में मनाया जाता है, तो गांधी जी की याद में, यानी उसी दिन गांधी जी की हत्या की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि वह प्राचीन नाम क्या है जिससे पटना शहर को जाना जाता था। ऑप्शन ए में दिया हुआ है कौशल, बी में है गया, सी में दिया हुआ है पाटलिपुत्रा और डी में है गोमतेश्वर। यानी पटना का प्राचीन नाम क्या था यही पूछ रहा है। तो पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्रा था, तो इस तरह से इसका आंसर सी हो जाएगा। अब देखिए इसके विषय में थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं कि पटना शहर को प्राचीन काल में पाटलिपुत्रा के नाम से जाना जाता था। यह मगध की राजधानी हुआ करता था, जिसकी स्थापना हर्यक वंश के शासक अजातशत्रु ने की थी। बाद में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक ने इसे विश्व का सबसे समृद्ध और विशाल नगर बनाया। मेगास्त्रीन ने इसे पालीबोथरा कहा था। ठीक है, ये कई बार पूछ दिया जाता है। ठीक है, पटना को मेगास्तीनिज ने पालीबोथरा कहा था। अब देखिए मेगास्तीनिज कौन थे, तो मेगास्तीनिज जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाले एक राजदूत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि सिरके का रासायनिक नाम क्या है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है सिट्रिक एसिड, बी में है एसिटिक एसिड, सी में दिया हुआ है पायरुविक एसिड और डी में दिया हुआ है मैलिक एसिड। तो देखिए सिरके का रासायनिक नाम जो है वो एसिटिक एसिड है। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर बी हो जाएगा। अब देखिए इसके विषय में थोड़ा और विस्तार से समझ लेते हैं। सिरके का मुख्य रासायनिक घटक जो है वो एसिटिक एसिड होता है, जिसका रासायनिक सूत्र क्या है, CH3COOH। ठीक है, घरेलू सिरके में आमतौर पर 4 से 8% एसिटिक एसिड पानी में घुला होता है। सिट्रिक एसिड जो है वो नींबू में पाया जाता है, जबकि मैलिक एसिड जो है वो सेब में पाया जाता है। ठीक है, और पायरुविक एसिड जो है वो चयापचय में होता है। सिरके का रासायनिक नाम जो है वो एसिटिक एसिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुण भारी पानी में नहीं होता है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है भारी पानी का क्वथनांक साधारण पानी से कम होता है, बी में दिया हुआ है भारी पानी का घनत्व साधारण पानी से अधिक होता है, सी में दिया हुआ है भारी पानी का हिमांक साधारण पानी से अधिक होता है और डी में दिया हुआ है यह संक्षारण उत्पन्न करता है। तो देखिए कौन सा गुण नहीं होता है ये पूछ रहा है। तो भारी पानी का क्वथनांक साधारण पानी से कम होता है, ये गलत बात है। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर ए हो जाएगा। अब देखिए इसके विषय में थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं। भारी पानी का रासायनिक सूत्र क्या है, तो D2O। ठीक है, ये याद कर लीजिए। तो देखिए भारी पानी का गुण जो है साधारण पानी से भिन्न होता है। ठीक है, साधारण पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, H2O, और जबकि भारी पानी का D2O। ठीक है, इसका घनत्व जो है वो लगभग 1.107 ग्राम प्रति मिलीलीटर होते हैं, यानी ये साधारण पानी से अधिक होते हैं। जबकि हिमांक इसका 3.82 डिग्री सेल्सियस है, जो कि साधारण पानी से अधिक है। ठीक है, यानी भारी पानी का हिमांक जो है 3.82 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि साधारण पानी का हिमांक कितना होता है, 0 डिग्री। क्वथनांक इसका जो है 101.4 डिग्री होते हैं सेल्सियस। ठीक है, जबकि साधारण पानी का क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री। तो यानी यहीं पर जो है ये गलत बोल रहा था। ऑप्शन में क्या दिया हुआ था कि भारी पानी का क्वथनांक साधारण पानी से कम होता है, जबकि होता क्या है कि भारी पानी का क्वथनांक साधारण पानी से अधिक होता है। यह अंतर ड्यूटेरियम के भारी होने से हाइड्रोजन बॉन्ड मजबूत होने के कारण होता है, यानी भारी पानी का क्वथनांक अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है। ऑप्शन ए में दिया है श्वसन, बी में है प्रकाश संश्लेषण, सी में है अंतर्ग्रहण और डी में है अवशोषण। तो देखिए किस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा श्वसन। ठीक है, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। अब देखिए इसके विषय में थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं। श्वसन एक उत्प्रेरकी प्रक्रिया है जिसमें ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, इसमें श्वसन में क्या होता है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, जिसके परिणाम स्वरूप एटीपी के रूप में ऊर्जा मुक्त होती है, जो कोशिकाओं के लिए उपयोगी होता है। ठीक है, अब देखिए आगे था प्रकाश संश्लेषण। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण में सूर्य की ऊर्जा अवशोषित कर रासायनिक ऊर्जा यानी ग्लूकोज में संग्रहित होती है, यानी ऊर्जा ग्रहण होती है, ना कि ऊर्जा मुक्त होती है। अंतर्ग्रहण और अवशोषण में पाचन प्रक्रियाएं होती है, जिसमें ऊर्जा मुक्ति नहीं होती है, इसलिए श्वसन ही ऊर्जा मुक्ति का प्रक्रिया माना जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि WTO का गठन कब हुआ था। ऑप्शन ए में दिया है वर्ष 1986 में, बी में दिया है वर्ष 1995 में, सी में दिया है वर्ष 1949 में और डी में दिया है वर्ष 1997 में। तो देखिए WTO का गठन जो है वो 1995 में किया गया था, तो इस तरह से इसका आंसर बी हो जाएगा। अब देखिए इसके विषय में थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं। देखिए WTO जिसका फुल फॉर्म वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, यानी इसको हिंदी में विश्व व्यापार संगठन कहते हैं। इसका गठन जो है 1 जनवरी 1995 को किया गया था। ठीक है, यह गैट की जगह लेने वाले अंतरराष्ट्रीय संगठन है, यानी WTO का पुराना नाम क्या था, गैट। ठीक है, गैट को ही जो है बाद में WTO के रूप में बनाया गया। गैट का फुल फॉर्म क्या होता है,
ये भी कई बार पूछ दिया जाता है सवाल में। तो गेट का फुल फॉर्म होता है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। तो डब्ल्यूटीओ की स्थापना उरुग्वे वार्ता के दौरान उनके बाद हुई थी। तब देखिए उरुग्वे वार्ता कब हुआ था? 1986 से 94 तक हुआ था। ठीक है, इसी के बाद में 1995 में डब्ल्यूटीओ की स्थापना किया गया। अब देखिए एक सवाल यहाँ इंपॉर्टेंट है कि डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ है? तो डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय जेनेवा में है, जो स्विट्जरलैंड में स्थित है। यह वैश्विक व्यापार नियमों का संचालन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है फेफड़ा, बी में है आंत, सी में है यकृत और डी में दिया हुआ है प्लीहा। तो देखिए टाइफाइड से जो है वो आंत प्रभावित होता है। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर बी हो जाएगा। अब देखिए इसके विषय में थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं कि टाइफाइड या टाइफाइड फीवर जो है साल्मोना टाइफाइड बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है, जो मुख्य रूप से छोटी आंत को प्रभावित करती है। देखिए इस चीज को याद कर लीजिए, साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया, इस चीज को आप याद कर लीजिए। इसी से जो है टाइफाइड बीमारी होता है। टाइफाइड बुखार होने से जो है छोटी आंत जो है वो प्रभावित होता है। बैक्टीरिया आंत की दीवार में प्रवेश करके सूजन, अल्सर और कभी कभी छिद्र तक पैदा कर देते हैं। यकृत और प्लीहा को भी प्रभावित करते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो है वो आंत ही प्रभावित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि वेनेजुएला की राजधानी है। ऑप्शन ए में है बोगोटा, बी में है क्विटा, सी में दिया हुआ है कारांकास और डी में दिया हुआ है सुके। तो सवाल क्या कह रहा है कि वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है? तो देखिए वेनेजुएला की राजधानी जो है वो कारांकास है। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर सी हो जाएगा। अब देखिए इसके विषय में थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं कि वेनेजुएला जो है वो दक्षिण अमेरिका का एक देश है। इसकी राजधानी कारांकास है। ठीक है, यह शहर समुद्र तल से 900 मीटर ऊंचाई पर बसा हुआ है और देश का सबसे बड़ा आर्थिक केंद्र है। बोगोटा जो है वो कोलंबिया की राजधानी है, जबकि क्विटो जो है इक्वाडोर की राजधानी है और सुको जो है वो बोलिविया की राजधानी है। ठीक है, और यहाँ पूछ क्या रहा था? वेनेजुएला की राजधानी। तो वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है? काराकास। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए में दिया है वर्ष 1948 में, बी में दिया है वर्ष 1950 में, सी में दिया हुआ है वर्ष 1951 में और डी में दिया है वर्ष 1952 में। तो देखिए परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना जो है वर्ष 1948 में ही किया गया था। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर ए हो जाएगा। अब देखिए इसके विषय में थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं कि भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग यानी जिसे शॉर्ट फॉर्म में एईसी कहा जाता है, इसकी स्थापना 1948 में की गई थी, विशेष रूप से अगस्त 1948 में। और हालांकि कुछ जगह जो है 10 अगस्त 1948 मानता है, तो कुछ जगह 3 अगस्त 1948 मानता है, लेकिन ये इसकी स्थापना अगस्त में 1948 में ही किया गया था। ठीक है, वैज्ञानिक अनुसंधान विभाग केंद्र के अंतर्गत जो है इसकी स्थापना की गई थी। डॉक्टर होमी जे भाभा जो है इसके प्रथम अध्यक्ष रहे थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका समर्थन किया था। उस वक्त जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू एईसी यानी भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग बनाने का बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाए थे। बाद में 1954 में परमाणु ऊर्जा विभाग बना और बाद देखिए ये चीज इंपॉर्टेंट है याद करने के लिए आज से कि परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना कब हुआ? तो 1954 में हुआ था, जबकि परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुआ था? तो 1948 में हुआ था। ठीक है, और यदि यह सवाल पूछा जाए कि भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग की पुनर्गठन कब हुआ था? तो 1958 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? ऑप्शन ए में दिया हुआ है वर्ष 1919 में, बी में दिया हुआ है वर्ष 1928 में, सी में दिया है वर्ष 1942 में और डी में दिया है वर्ष 1945 में। तो देखिए क्रिप्स मिशन जो है वो 1942 में भारत आए थे। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर सी हो जाएगा। अब देखिए इसके विषय में थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं। क्रिप्स मिशन जो है वो मार्च 1942 में भारत आया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार ने स्टैफोर्ड क्रिप्स को भेजा ताकि भारतीयों का समर्थन प्राप्त करके युद्ध में वो सहयोग ले सके। ठीक है, मिशन ने भारत को युद्ध के बाद डोमिनियन स्टेटस और संविधान सभा की प्रस्तावना दी, लेकिन कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने इसे अस्वीकार कर दिया। ठीक है, अब देखिए इसी के साथ कई और सवाल भी पूछा जाता है कि जैसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कब हुआ था? तो वो 1919 में आया था। ठीक है, और नेहरू रिपोर्ट जो है 1928 में आया था। ठीक है, और 1945 में बेवेल प्लान या शिमला सम्मेलन भी हुआ था। ये याद कर लीजिए, परीक्षा के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। क्रिप्स मिशन कब आया था? 1942 में, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919 में, नेहरू रिपोर्ट 1928 में और बेवेल प्लान 1945 में, और शिमला सम्मेलन की बात किया जाएगा तो वो भी 1945 में ही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एनरॉन विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है केरल, बी में दिया हुआ है कर्नाटक, सी में है मध्य प्रदेश और डी में दिया हुआ है महाराष्ट्र। तो देखिए एनरॉन विद्युत परियोजना जो है वो महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर डी हो जाएगा। अब देखिए इसके विषय में थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं कि एनरॉन विद्युत परियोजना जो है वो दाभोल पावर प्रोजेक्ट के नाम से भी जाना जाता है, जो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है।
यह रत्नागिरी जिले के दाभोल में 1992 में अमेरिकी कंपनी एनरॉन द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, यदि यह सवाल पूछा जाए कि एनरॉन विद्युत परियोजना कब शुरू किया गया था, तो 1992 से ही थी। यह भारत की सबसे विवादास्पद परियोजनाओं में से एक है, जिसमें भ्रष्टाचार, उच्च लागत और भुगतान के विवाद के कारण 2001 में एनरॉन के दिवालिया होने के बाद बंद हो गई थी। वर्तमान में यह रत्नागिरी गैस एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड के रूप में चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है महाबलीपुरम, बी में है मदुरई, सी में है चेन्नई और डी में दिया हुआ है कोलकाता। तो देखिए मीनाक्षी मंदिर जो है वो मदुरई में है। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर बी हो जाएगा। अब देखिए इसके विषय में थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं कि मीनाक्षी मंदिर जो है वो तमिलनाडु के मदुरई शहर में स्थित है। यह विश्व प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है जो देवी मीनाक्षी, जो कि जिसका पार्वती का रूप माना जाता है, और भगवान सुंदेश्वर यानी जिसको शिव के रूप में कहते हैं, इसको समर्पित है। ठीक है, मंदिर की स्थापना 6वीं से 16वीं शताब्दी के बीच में विभिन्न राजवंशों यानी जैसे में पांड्य, नायक आदि थे, इसके द्वारा किया गया था। ठीक है, यह अपने 14 गोपुरम और हजारों मूर्तियों के लिए ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि शेरे पंजाब के नाम से कौन विख्यात है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है लाला लाजपत राय, बी में है सरदार पटेल, सी में है भगत सिंह और डी में है चंद्रशेखर आजाद। तो देखिए शेरे पंजाब के नाम से जो है वो लाला लाजपत राय को जाना जाता था। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर ए है। अब देखिए इसके विषय में थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं कि शेरे पंजाब और पंजाब केसरी के नाम से जो है लाला लाजपत राय को जाना जाता था। ठीक है, वे स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेता थे और जिसकी बहादुरी और पंजाब में राष्ट्रवादी आंदोलन के लिए यह उपाधि इसे मिली थी। साइमन कमीशन के विरोध में लाठीचार्ज से घायल होकर 1928 में उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, अब देखिए और कुछ उपनामों को देख लेते हैं। जैसे सरदार पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, वहीं भगत सिंह को शहीद ए आजम के नाम से जाना जाता है और चंद्रशेखर आजाद को आजाद के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि भारतीय संसद राज्य के किसी विषय पर कानून बनाने के लिए सक्षम है यदि ऑप्शन ए में दिया हुआ है अनुच्छेद 352 के तहत आपात स्थिति लागू हो, बी में दिया है देश के सभी राज्य की विधानसभाएं इसका अनुरोध करें, सी में है राष्ट्रपति इस आशय का संदेश संसद को भेजे और डी में उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए सवाल क्या कह रहा है कि भारतीय संसद जो है राज्य के विषय पर भी कानून बनाने के लिए सक्षम है, तो किस परिस्थिति में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी जब 352 के अंतर्गत आपात स्थिति लागू होता है तब भारतीय संसद जो है राज्य के विषय पर भी कानून बनाने के लिए सक्षम हो जाते हैं। अब देखिए इसके विषय में थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होने पर संसद को अनुच्छेद 250 के अनुसार राज्य सूची के किसी भी विषय पर या फिर पूरे भारत या उसके किसी भी भाग के लिए कानून बनाने का शक्ति प्राप्त हो जाती है। ठीक है, यानी कब होता है जब भारत में अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल का घोषणा हुआ हो, तब जो है संसद को अनुच्छेद 250 के तहत जो है ये पावर मिल जाता है। ठीक है, यह शक्ति आपातकाल की अवधि और समाप्ति के बाद 6 महीना तक प्रभावी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति के पास आपात अधिकार हैं। ऑप्शन ए में दिया हुआ 4 प्रकार के, बी में दिया हुआ 2 प्रकार के, सी में दिया हुआ 5 प्रकार के और डी में दिया हुआ है 3 प्रकार के। देखिए भारत के राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार के आपात अधिकार प्राप्त है। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर डी हो जाएगा। अब देखिए इसके विषय में थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं। तो देखिए भारतीय संविधान के भाग 18 में राष्ट्रपति को 3 प्रकार के आपात अधिकार दिया गया है। ये जो है अनुच्छेद 352 से 360 तक जो है वर्णित है। ठीक है, पहला है क्या राष्ट्रीय आपातकाल, जो अनुच्छेद 352 के तहत लगाया जाता है। तो राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाया जाता है, तो जब युद्ध की स्थिति हो या बाह्य आक्रमण हो या सशस्त्र विद्रोह हो। और दूसरा है राज्य आपातकाल या जिसको राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं, ये अनुच्छेद 356 के तहत जो है लगता है। ठीक है, ये तब लगता है जब राज्य में संवैधानिक तंत्र जो है विफल हो जाता है। और तीसरा है वित्तीय आपातकाल, जो अनुच्छेद 360 के तहत लगता है। ये तब लगाया जाता है जब देश में वित्तीय स्थिरता पर खतरा को होता है या फिर खतरा होने की संभावना होती है। हालांकि ये अभी तक लागू नहीं हुआ है एक भी बार। ठीक है, ये तीनों प्रकार के राष्ट्रपति को आपात शक्ति के रूप में मान्य प्राप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है वीर चक्र, बी में है महावीर चक्र, सी में है अशोक चक्र और डी में है परमवीर चक्र। तो देखिए सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कह रहा है, तो सर्वोच्च वीरता पुरस्कार जो है वो परमवीर चक्र होता है। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर डी हो जाएगा। अब देखिए इसके विषय में थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं। तो भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार जो है वो परमवीर चक्र को कहा जाता है। ठीक है, यह युद्ध काल में असाधारण वीरता, साहस और बलिदान के लिए दिया जाता है। यह 3 स्तरों वाली वीरता श्रेणी का सबसे ऊपरी पुरस्कार है। 3 स्तर वाली में कौन है, सर्वोच्च पुरस्कार है परमवीर चक्र, इसके बाद है दूसरा सर्वोच्च है महावीर चक्र और तीसरा नंबर पर आता है वीर चक्र।
ठीक है। यानी वीरता की श्रेणी में सर्वोच्च पुरस्कार जो है वो परमवीर चक्र है, इसके बाद महावीर चक्र का आता है और इसके बाद वीर चक्र आता है। अशोक चक्र जो है शांति काल में वीरता के लिए दिया जाता है, ठीक है। इस चीज को भी आप याद कर लीजिए। परमवीर चक्र की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई और अब तक केवल 21 व्यक्तियों को यह दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि राउरकेला इस्पात कारखाना की स्थापना निम्नलिखित में से किसके सहयोग से की गई थी? ऑप्शन ए में दिया हुआ है जर्मनी, बी में है ब्रिटेन, सी में है रूस और डी में है फ्रांस। तो देखिए राउरकेला इस्पात कारखाना जो है वो जर्मनी के सहयोग से बनाया गया है, तो इस तरह से इसका आंसर ए हो जाएगा। अब देखिए इसके विषय में थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं। राउरकेला इस्पात कारखाना जो है उड़ीसा में है और ये 1959 में स्थापित हुआ है, ठीक है, जो भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का एकीकृत इस्पात संयंत्र है, ठीक है। इसकी स्थापना पश्चिमी जर्मनी, जो अब जर्मनी का के नाम से जाना है, इसके सहयोग से हुआ, ठीक है। जर्मन कंपनियां जैसे क्रूप, डेमांग, सेमेंस या मैन सेमेंस की तकनीकी सहायता, मशीनरी और परामर्श प्रदान कर दिया गया था, ठीक है। दुर्गापुर इस्पात कारखाना जो है ब्रिटेन के सहयोग से बना है, जबकि भिलाई इस्पात कारखाना जो है वो रूस के सहयोग से बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य स्वर्ण का अधिकतम मात्रा में उत्पादन करता है? ऑप्शन ए में दिया हुआ कर्नाटक, बी में पंजाब, सी में छत्तीसगढ़ और डी में हिमाचल प्रदेश। तो देखिए स्वर्ण का अधिकतम उत्पादन जो है वो कर्नाटक करते हैं, तो इस तरह से इसका आंसर ए हो जाएगा। अब देखिए इसके विषय में थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं। भारत में स्वर्ण का अधिकतम उत्पादन जो है वो कर्नाटक करता है, ठीक है, जो देश के कुल प्राथमिक सोने उत्पादन का लगभग 80 से 99% योगदान देता है, ठीक है। यहाँ हुंटी गोल्ड माइंस सक्रिय है जो रायचूर जिला में स्थित है, ठीक है। कोलार गोल्ड फील्ड जिसे केजीएफ के नाम से जाना जाता है, ये ऐतिहासिक रूप से प्रमुख स्वर्ण खनन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि चीन की मुद्रा क्या है? ऑप्शन ए में दिया है येन, बी में है युआन, सी में है रिंगिट और डी में दिया हुआ है वॉन। तो देखिए चीन की मुद्रा जो है वो युआन को कहा जाता है, ठीक है, यानी इस तरह से इसका आंसर बी हो जाएगा। अब देखिए इसके विषय में थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं कि चीन की आधिकारिक मुद्रा जो है वो युआन है, जिसे पूर्ण रूप से रेनमिन भी कहा जाता है, इसे शॉर्ट फॉर्म में आरबीएम कहते हैं, ठीक है। इसका प्रतीक चिन्ह इस प्रकार होता है, ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। और अंतरराष्ट्रीय कोड CNY है। अब ऑप्शन में दिया हुआ था येन, तो येन जो है वो जापान की मुद्रा है, जबकि रिंगिट्स जो है वो मलेशिया की मुद्रा है, तथा वॉन जो है वो दक्षिण कोरिया और उत्तरी कोरिया ये दोनों की मुद्रा है, ठीक है। वॉन दक्षिण कोरिया में भी चलता है और उत्तरी कोरिया में भी चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत में प्रथम इलेक्ट्रिक ट्रेन कब प्रारंभ की गई? ऑप्शन ए में दिया हुआ है 1953, बी में दिया हुआ 1950, सी में दिया हुआ 1939 और डी में दिया है 1925। तो भारत में प्रथम इलेक्ट्रिक ट्रेन जो है वो 1925 में चालू की गई थी, ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर डी हो जाएगा। अब देखिए इसके विषय में थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं। देखिए भारत में प्रथम इलेक्ट्रिक ट्रेन जो है वो 3 फरवरी 1925 को मुंबई में शुरू की गई थी, ठीक है। यह बॉम्बे विक्टोरिया टर्मिनल से लेकर कुर्ला के बीच में चला था, ठीक है। इसमें 150 वोल्ट डीसी सिस्टम पर यह चला था, ठीक है। यह भारत की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन थी जिसे ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे ने शुरू की थी। तो ये था हमारा आज का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे।